हाल ही में एक और बहुत बड़ी खबर इंडियन सिक्योरिटी सिनेरियो में हमें देखने को मिल रही है कि कुछ अननोन लोगों के द्वारा इंडियन फ्लाइट्स में बॉम्ब ब्लास्ट करने की धमकी यहां पर दी गई सोशल मीडिया में। और उस वजह से टोटल 7 से 10 फ्लाइट्स यहां पर हमें देखने को मिलता है कि डिले हो जाती हैं, जिसमें आपको यहां पर कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी देखने को मिलती हैं, जिसमें इंडिगो और एयर इंडिया की भी फ्लाइट्स मौजूद हैं। इस तरीके के लगातार जो धमकी है वो इंडियन फ्लाइट सिस्टम या एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर कंटिन्यूसली आती हैं, लेकिन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इसमें फिर से होम मिनिस्ट्री की ही रहती है। लेकिन इस तरीके के लगातार फ्लाइट्स को बॉम्ब से उड़ाने वाली धमकियां जब हमारे सामने आती हैं तो सीधा हमारा ध्यान 23 जून 1985 की उस तारीख पर चला जाता है जहां पर एयर कनिष्क फ्लाइट को बॉम्ब से उड़ा दिया गया था खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा, जिसमें कई ब्रिटिश, कैनेडियन और इंडियन सिटीजन्स की यहां पर डेथ हो गई थी। और हमने देखा था कि एक यहां पर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट किस तरीके से टेररिज्म के मूवमेंट तक यहां पर चला गया। तो इस तरीके के खतरों को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन किस तरीके से भारत सरकार की मदद करता है, और कनिष्क फ्लाइट को जो ब्लास्ट किया गया था उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की क्या कहानी रही है, इन सारी चीजों को आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। लेकिन हम इस बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी की चीज को समझे उससे पहले चहल एकेडमी आप सभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए दशहरे के सुनहरे अवसर पर एक मौका लेकर आया है। आप सभी एस्पिरेंट्स जो रिसोर्सेज की कमी की वजह से अपने यूपीएससी एग्जामिनेशन क्रैक करने के सपने को पूरा नहीं कर पा रहे थे, चहल एकेडमी उन रुकावटों को दूर करने के लिए आप सभी लोगों के साथ खड़ा है और आप लोगों को यूपीएससी की एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी विथ बेस्ट टीचिंग क्वालिटी एंड बेस्ट कंटेंट के साथ यहां पर ऑनलाइन बोर्ड में आपको स्कॉलरशिप दी जा रही है 49,999 रुपीज में। और इन्हीं वीडियोस को अगर आप रिकॉर्डेड बोर्ड में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहां पर सब्सक्राइब करना होगा सिर्फ 19,999 रुपीज में। इस स्कॉलरशिप का फायदा आपको तभी होगा जब आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे DUSS50 और अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करने की जर्नी आप चहल एकेडमी के साथ शुरू कर सकते हैं। तो यहां पर बेसिकली रिसेंट में हमें देखने को यह मिला कि यहां पर कई फ्लाइट्स को यहां पर धमकी दी गई और यह कहा गया कि बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा दिया जाएगा। ये जो धमकी है ये बेसिकली सोशल मीडिया के द्वारा जो है वो दी गई थी और यहां पर इस वजह से कई फ्लाइट्स भी हमें डिले होती हुई दिखती हैं। जहां पर अगर हम लोग स्पेसिफिक तरीके से बात करें तो कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आपको डिले होती दिखती है, जिसमें आपको इंडिगो की कुछ फ्लाइट्स जो मुंबई से टेक ऑफ करनी थी और एयर इंडिया की एक और यहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट। और जब भी हम इस तरीके की धमकियां देखते हैं तो 23 जून 1985 का एयर कनिष्क का इंसिडेंट जो है वो हमारे सामने आ जाता है। दरअसल 23 जून 1985 को एयर कनिष्क की जो फ्लाइट थी, जिसकी अगर हम लोग फुल डिटेल यहां पर देखें, फ्लाइट नंबर 182 बोइंग 747-23-7B, ये बेसिकली मॉन्ट्रियल से लंदन होते हुए जा रही थी और फाइनल डेस्टिनेशन जो है इसका था यहां पर दिल्ली। इस फ्लाइट को बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया गया, बम से उड़ा दिया गया खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट का। हमें इसमें डायरेक्ट रोल जो है देखने को मिलता है 26/11 से पहले का। अगर आप किसी भी तरीके का सबसे बड़ा अटैक देखें जो बेसिकली डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट से जुड़ा हो, ये एयर कनिष्क का बॉम्ब ब्लास्ट आपको यहां पर देखने को मिलता है। टोटल जितने पैसेंजर्स की डेथ हुई इसमें नंबर जाता है करीबन 329, जिसमें 268 आपको कैनेडियन सिटीजन्स, 27 ब्रिटिश सिटीजन्स और 24 भारतीय भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। अटलांटिक ओशन के जस्ट ऊपर आयरिश कोस्ट पे यहां पर यह बेसिकली बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था और कोई नहीं बचा था इसमें। अब अगर हम लोग इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ जाएं और समझने की कोशिश करें कि खालिस्तानी मूवमेंट से ये किस तरीके से जुड़ा है, तो 1940 से जो बेसिकली पंजाब को एक अलग देश बनाने की डिमांड उठ रही थी उसको कुछ हद तक शांत किया गया था 1956 में, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 बनाया गया था फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन पर। लेकिन जब सरकार ने पंजाब नाम का एक अलग राज्य बनाया पंजाबी स्पीकिंग लोगों के लिए, तो सरकार को इस बात का कहीं ना कहीं आश्वासन था कि ये खालिस्तानी मूवमेंट जो है काफी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन फिर हम लोग यहां पर ये देखते हैं कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से यहां पर जो भिंडरेवाला एक खालिस्तानी पर्सनालिटी हमें देखने को मिलती है, उन्हें पंजाब में एक तरीके से प्लांट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि पंजाब में जो उस वक्त की गवर्नमेंट चल रही थी शिरोमणि अकाली दल SAD के नाम से जिसे हम जानते हैं, उन्हें कमजोर किया जाए। तो ये जो बेसिकली यहां पर भिंडरेवाला को एक पालतू की तरह
प्लांट किया गया था पंजाब में, लेकिन ये पालतू कब जंगली बन गया ये सरकार को भी नहीं समझ में आया। और ये जो बेसिकली खालिस्तानी मूवमेंट है भिंडरेवाला के नाम पर फिर से बेसिकली एक्सट्रीमिज्म की तरफ चलता है। और जब ये एक्सट्रीमिज्म अपने पीक पर आता है तो इंदिरा गांधी की सरकार इसको रोकने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार करती है, ऑपरेशन ब्लू स्टार को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करती है। इसमें हमें यह देखने को मिलता है कि जो गोल्डन टेंपल है जिसे हम लोग हरमंदिर साहब कहते हैं, उस ऑपरेशन में हरमंदिर साहब के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और बहुत सारी ऐसी सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं जिनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं। और इसका रिटेलिएशन हमें यह देखने को मिलता है कि इंदिरा गांधी के 2 सिख बॉडीगार्ड गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं 31 अक्टूबर 1984। और उसके बाद यहां पर कई खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट का एनकाउंटर और किलिंग्स होती हैं। और इसका रिटेलिएशन फिर हमें 23 जून 1985 को देखने को मिलता है, जहां पर आपके जो एयर कनिष्क ब्लास्ट है इसको पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कर लिया जाता है। यह बेसिकली इसका एक तरीके का बैकग्राउंड रहा है। जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो इसमें कई ट्रायल्स होते हैं, कई लोगों को यहां पर अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन यहां पर इन्वेस्टिगेशन में कुछ खास आ नहीं पाता हाथ में, क्योंकि यहां पर मेजर इन्वेस्टिगेशन कनाडा की गवर्नमेंट के हाथ में थी। और कनाडा में आज भी हमें पता है, अगर इंटरनेशनल लेवल और करंट अफेयर्स में बात करें, कि कनाडा में किस तरीके से खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट दूसरे देश में बसकर इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट बना रहे हैं। हाल ही में आप लोगों ने देखा भी होगा, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा भी होगा कि किस तरीके से इंडिया और कनाडा के रिलेशंस लगातार खराब होते जा रहे हैं। जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म है उनका बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। और जैसे कनाडा का बिहेवियर आज है खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म को लेकर, आज से करीबन 40-30 साल पहले भी ऐसा ही था। यहां पर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में जानबूझकर कई चूक की, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म कनाडा की गवर्नमेंट का हमें देखने को मिलता है। इंपैक्ट इसका यह हुआ कि जो एविएशन सिक्योरिटी है, ना कि सिर्फ इंडिया की बल्कि दुनिया भर की एविएशन सिक्योरिटी को यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया वर्ल्ड वाइड लेवल पे। और आज भी हम लोग देखते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस जो हैं आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा करती हुई दिखती हैं। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं जो कंटिन्यूसली हो रही हैं, चाहे वो सच में ब्लास्ट कर दिया गया हो, ये टेररिस्ट एक्टिविटी एग्जीक्यूट कर दी गई हो, या फिर सिर्फ खोखली धमकियां दी जा रही हो, इनको रोकने के क्या तरीके हैं, इसमें हम एक तरीके से रोक नहीं सकते। इसमें हमें स्ट्रैटेजी में कई तरीके की डाइवर्सिटी लानी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले जो एविएशन सिक्योरिटी है वो हमें बढ़ानी पड़ेगी। जैसे अगर आप एयरपोर्ट जाएं तो वहां पर आर्म्ड फोर्सेस सिक्योरिटी के लिए मौजूद रहती हैं, आपको और आपके लगेज को पूरी तरीके से स्कैन किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा यहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जरूरी है, एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी चाहिए, ताकि जो टेररिस्ट हैं या टेररिज्म की एक्टिविटीज हैं वो एयरपोर्ट से दूर रहें। और जितनी भी इलीगल स्मगलिंग, चाहे वो गोल्ड की गई हो या फिर प्रीशियस मेटल की या फिर ड्रग्स की, वो ज्यादा से ज्यादा यहां पर रोकी जाए। इसके अलावा यहां पर कोलैबोरेटिव नेटवर्क जो है इंटेलिजेंस शेयरिंग का, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से आपको के.एन. काउ की थ्योरी देखने को मिलती है 1967 की, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो अकेले इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी नहीं संभाल सकता, और रॉ को यहां पर आईबी से अलग करके एक डिपार्टमेंट को एक्सटर्नल और दूसरे डिपार्टमेंट को इंटरनल सिक्योरिटी देनी होगी। और कोलैबोरेशन यहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी ये डाइवर्सिटी हमारे प्रोटेक्शन को सही तरीके से कर सकती है। जॉइंट टास्क फोर्स यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस, स्टेट पुलिस और आर्मी जब तक साथ में आके एक कोवर्ट ऑपरेशन नहीं करती, इस तरीके के थ्रेट को आप पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते। और ये जॉइंट कोवर्ट ऑपरेशन किस तरीके से किए जाते हैं, इस बात का लेसन इजराइल आज हमें और दुनिया भर को दे रहा है। वहीं यहां पर ज्यादा से ज्यादा हमें जो लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो मजबूत करने की जरूरत है। वैसे भारतीय सरकार ने 1967 का जो यूएपीए एक्ट है उसको 2019 में अमेंड भी किया है, क्योंकि 1967 के यूएपीए के तहत किसी को भी अगर आपको आतंकवादी डिक्लेयर करना हो तो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ही कर सकते थे, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को नहीं। लेकिन यहां पर आज की सरकार ने यह कहा कि जो लोन वुल्फ अटैक है, यानी अकेला पर्सन जब टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम देता है तो उसे भी टेररिज्म के अंडर रखा जाएगा। ये 2019 में संशोधन किया, और इसी तरीके के और ज्यादा संशोधनों की जरूरत है हमें। इसके अलावा यहां पर जो पॉलिसीज हैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, और अगर ये सिक्योरिटी और ज्यादा बेहतर हो, ऐसा हम चाहते हैं, तो भारतीय सरकार बिना इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स के, कोऑपरेशन के ये काम नहीं कर पाएगी। यूनाइटेड नेशन जैसी और ऑर्गेनाइजेशंस को यहां पर सामने आना पड़ेगा। और जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं जो इन सिक्योरिटीज के लिए जिम्मेदार होती हैं, या फिर हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो इस तरह की घटनाओं के बाद जांच परख कर जो दोषी होते हैं उनको सजा देती है, इनके रिसोर्सेस को हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा इन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो इसी पूरे के पूरे टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने यहां पर मेंस का क्वेश्चन है,
जिसमें आपसे यह पूछा जा रहा है दैट डिस्कस द मेजर्स दैट कैन बी इंप्लीमेंटेड टू प्रिवेंट टेररिस्ट incidents with a focus on the importance of the international cooperation in combating such threats. How can nations strengthen their security framework and intelligence sharing to enhance global counter-terrorism efforts? यानी कि इस तरीके के जो बेसिकली टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं उनको किस तरीके से रोका जाना चाहिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन यहां पर किस तरीके के लिए जरूरी है और इनको नेशनल लेवल पे भी किस तरीके से प्रिवेंट करना चाहिए, ऐसे क्या मेजर्स इंप्लीमेंट करने चाहिए, ये क्वेश्चन है आज के इस कंटेंट और वीडियो से रिलेटेड। आप सभी लोगों से ऐसी उम्मीद है कि इस मेंस का आप आंसर राइटिंग करेंगे और चहल एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भेजेंगे और चहल एकेडमी की कंटेंट टीम आपके आंसर की जांच कर उसको दोबारा आपको रिप्लाई करेगी ताकि आपकी आंसर राइटिंग पूरी तरीके से सही हो सके और आपको एग्जामिनेशन में हेल्प मिले। और इसी तरीके के टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकती है, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी। और भारत में इंटरनल सिक्योरिटी का क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है और एविएशन सिक्योरिटी कितनी ज्यादा जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि सभी लोगों को पता चले तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और इसी तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you very much.